गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया सोडियम आयन बैटरी। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिसर्च टीम है बेंगलुरु बेस्ड जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की, जिसने एक सुपरफास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी डेवलप की है जो 80% चार्ज हो जाती है सिर्फ 6 मिनट के अंदर। तो ग्लोबल कंसर्न्स हैं लिमिटेड अवेलेबिलिटी और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिथियम की वजह से, इसीलिए जो है सोडियम आयन बैटरी के ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। हमारी ब्रॉडर स्ट्रेटजी है कि लिथियम आयन बैटरीज पर अपनी रिलायंस को कम करना है, खासकर जहाँ पर चाइना जो है अपनी डोमिनेंट पोजीशन एक्सरसाइज करता है। तो सोडियम आयन टेक्नोलॉजी जो है उसको स्पॉटलाइट में डाला जा रहा है और वो एक फिजिबल और स्केलेबल ऑल्टरनेटिव बन के आ रही है लिथियम आयन बैटरी का। सोडियम आयन बैटरी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। इसमें एनोड, कैथोड, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट सब का इस्तेमाल होता है। सोडियम आयन बैटरी में लिथियम आयंस की जगह सोडियम आयंस को एज अ बैटरी इन बैटरी कैथोड यूज़ किया जाता है, और लिथियम सॉल्ट्स को जो है वो के बजाय जो है वो सोडियम सॉल्ट्स को इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ किया जाता है। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो जो सोडियम के एटम्स होते हैं कैथोड में, वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में और आयंस बन जाते हैं, और फिर आयंस बन के इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो टुवर्ड्स द एनोड माइग्रेट करते हैं। और जब ये कंबाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सटर्नल सर्किट में, तब ये रिएक्ट करते हैं लेयर्ड एनोड मटेरियल के साथ। इस प्रोसेस को रिवर्स कर दो तो तब जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। तो बेनिफिट्स क्या हैं सोडियम आयन बैटरीज़ के? वाइडली अवेलेबल है सोडियम हमारे पास, है ना। और जो है इसकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी रहता है इसमें, क्योंकि सेल्स जो हैं वो बेस्ड होते हैं जो इसके केमिकल एलिमेंट में, वो ना तो फ्लेमेबल है और ना ही ससेप्टेबल टू एक्सप्लोजन या शॉर्ट सर्किट है। रॉ मटेरियल्स जो है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है, लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी है इसकी। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो बैकबोन रही हैं अभी तक एनर्जी स्टोरेज का, लेकिन लिथियम की ग्लोबल सप्लाई चेन हैविली कंसंट्रेटेड है, जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है, और चाइना की जो ग्रोइंग डोमिनेंस बनती जा रही है लिथियम आयन में, तो इंडिया को जो है इसलिए सोडियम आयन केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है। तो सोडियम जो है वो एक मोर अबंडेंट है हमारी कंट्री में भी, दुनिया में भी, और सोडियम जो है एक वायबल ऑल्टरनेटिव बन सकता है लिथियम का। तो कन्वेंशनल सोडियम आयन बैटरीज को अगर हम देख के उससे कंपैरिजन करें, जो न्यू इंडियन साइंटिस्ट ने फाइंड की है सोडियम आयन बैटरीज, ये जो तो ये स्लो जो है, ये फास्ट चार्जिंग रेट है इसका, और ज़्यादा लाइफ साइकिल भी है इसकी। तो मतलब 80% चार्ज हो जाती है सिर्फ 6 मिनट्स में, और लगभग 3000 चार्ज साइकिल्स होता है, जो कि सोडियम आयन बैटरीज से में के लिए काफ़ी अच्छा है, के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो इसमें कुछ क्रिटिकल मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जैसे जो नैनो पार्टिकल इंजीनियरिंग की गई है इसमें, पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करके नैनो स्केल पर लाया गया है। कार्बन रैपिंग की गई है, मतलब पार्टिकल्स की एनकेसिंग की गई है थिन कार्बन लेयर से। एल्यूमिनियम की भी डोपिंग की गई है, मतलब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एल्यूमिनियम भी इसमें डाला गया है ताकि कंडक्टिविटी को और आयन मोबिलिटी को एनहेंस किया जा सके। इन इम्प्रूवमेंट से सिर्फ चार्जिंग प्रोसेस ही नहीं बढ़ा, बल्कि डिग्रेडेशन के रिस्क भी रिड्यूस हुए हैं। एडवांटेजेस देखें अगर हम, सोडियम फार मोर अवेलेबल है दैन लिथियम। सोडियम आयन बैटरीज में एल्यूमिनियम यूज़ किया जा रहा है एज इंस्टेड ऑफ कॉपर। सेफ्टी भी है इसकी, 0 वोल्ट पे इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है सेफली, ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसमें लेस एनर्जी स्टोरेज होती है पर यूनिट वेट कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। इसको कई तरह की शेप्स में मोल्ड नहीं किया जा सकता, जैसे प्रिज्मेटिक या सिलेंड्रिकल फॉर्म्स। और ऑफ कोर्स इम्प्रूव तो हो रही है, फिर भी 8000 प्लस जो साइकिल्स हैं लिथियम आयन बैटरीज की, वो उससे कंपैरिजन में बहुत कम है ये, जो आपकी सोडियम आयन बैटरीज। और इसकी कमर्शियल प्रेजेंस कम होने की वजह से इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो सोडियम आयन बैटरीज जो है वो इमेंस पोटेंशियल होल्ड करती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हों, ड्रोन्स हों, सोलर पावर्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम्स हों। लेकिन और जो है इनकी लोअर कॉस्ट और सेफ हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनको सूटेबल भी बनाती है मास डिप्लॉयमेंट के लिए डेवलपिंग रीजन्स में। अब इन टेक्नोलॉजीज़ को वैलिडेशन की ज़रूरत है, हाई एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट के थ्रू और क्वांटम सिमुलेशंस के थ्रू। उसके बाद ही हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्रिटिकल गैप्स हमने देखे हैं कैंसर केयर में इंडिया के, उसमें लैक ऑफ एडिक्वेट डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है वो मेजर कंसर्न आ रहा है एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो एपेक्स बॉडी की तरह काम करता है और फॉस्टर और यूटिलाइज करता है एकेडमिक एक्सीलेंस को रिसोर्स की तरह, ताकि मेडिकल और सोशल गोल्स को अचीव किया जा सके। इसको रजिस्टर किया गया है एज इंडियन अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इसको रिकोगनाइज भी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एज ए नोडल एजेंसी एजुकेशन फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर मेडिकल और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी करता है इन मैटर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग, ठीक है। और प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स और अवार्ड्स भी देता है एमिनेंट बायोमेडिकल साइंटिस्ट को। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट कह रही है कि लगभग 2 लाख न्यू कैंसर केसेस हर साल आते हैं इंडिया में। 60% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो एशिया में रहती है, तो लगभग इसलिए 50% ऑफ कैंसर के केसेस जो हैं या 58% कैंसर रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो इसी रीजन में होता है। इंडिया जो है वो थर्ड जो है वो काउंट करता है कैंसर केसेस में वर्ल्ड वाइड आफ्टर चाइना एंड यूएस। प्रोजेक्टेड कैंसर बर्डन इंडिया में जो है वो लगभग 2.08 मिलियन पहुंच जाएगा बाय 2040। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है मिलाइनेंसी अमंग वुमेन, और पेशेंट्स जो डायग्नोस हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर से यंग एज में, उनकी जो संख्या है वो हायर है इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़। मोर देन 60% ऑफ पेशेंट्स जो इंडिया में वो स्टेज 3 या 4 पर उन्हें पता लगता है, जबकि लगभग 60% ऑफ द पेशेंट्स इन यूएस जो है वो डायग्नोस हो जाते हैं एट फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ। तो लगभग मोर देन 50% पेशेंट्स जो है इंडिया में वो डिले ऑफ ओवर 3 मंथ्स जो है वो फेस करते हैं बिफोर सीकिंग मेडिकल केयर। सर्वाइवल रेट जो है पेशेंट्स का ब्रेस्ट कैंसर में वो लोअर है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। एक तो लेट स्टेज प्रेजेंटेशन होती है, डिलेड इनिशिएशन ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट होती है, और इनएडिक्वेट और फ्रेगमेंटेड ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डार्क पैटर्न्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स ने सभी ई कॉमर्स कंपनीज़ को कहा है कि आप सेल्फ ऑडिट्स करो एनालाइज और एलिमिनेट करने के लिए डार्क पैटर्न्स को। डार्क पैटर्न्स कोई भी ऐसा इंटरफेस है जो कि डेलिबरेटली क्राफ्ट किया जाता है ताकि मिसलीड या मैनिपुलेट किया जाए किसी यूज़र को वो एक्शंस लेने के लिए जो अदरवाइज़ वो ना लेता, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कॉग्निटिव बायसेस और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सिंपल सा एग्जांपल समझो तो आप कभी कभी जब ऐड टू कार्ट करते हो तो उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस या उनकी कोई मेंबरशिप फ़ी जो है सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फ़ी जो है वो ऐड कर दी जाती है। आपको पता भी नहीं होता, आपने आपके कंसेंट के बिना जो है उसको ऐड किया गया होता है। और जब आप शॉपिंग कर लेते हो तो आपको पता लगता है कि आपसे 1 2 या 2 रुपये या 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए गए थे, और आपको ज़बरदस्ती जो है वो एक मेंबरशिप फ़ी जो है वो जो है वो बेच दी गई है, ठीक है। तो ये इंटरफेस चॉइसेस ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल है, वो जानबूझकर कैलकुलेट करके डाली जाती हैं, और एक काइंड ऑफ हिडन कॉस्ट होती हैं जो सिर्फ फाइनल स्टेज ऑफ चेकआउट पर ही पता लगती हैं, ठीक है। तो कई इंडिया में ऐसा कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है जो एक्सप्लिसिटली आउटलॉ करता है इन डार्क पैटर्न्स को अभी तक। बस ऑफ कोर्स इंडिया का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्हें प्रोहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने कॉन्टिन्यूएशन के लिए अप्रूवल दे दिया है इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट को अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अगले साल के लिए भी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स जो है ये इंश्योर करती है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। फार्मर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं 3 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड से। सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7% पे 1.5% को इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है इसमें एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा। और अगर फार्मर्स सही टाइम पर लोन पे कर देते हैं तो 3% उनको प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव भी मिलता है। तो मतलब एक तरह से उनका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 4% रह जाता है केसीसी पर। तो इंटरेस्ट बेनिफिट लगभग उनको 2 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ फार्मर्स को। कोई भी चेंजेस इसमें प्रपोज नहीं किए गए हैं इसके स्ट्रक्चर या कंपोनेंट में, और ये स्कीम को इम्प्लीमेंट और मॉनिटर आरबीआई और नाबार्ड ही कर रहे हैं, ऑफ कोर्स थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में प्रेजेंट है उनके थ्रू ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डैग हैमरजोल्ट
मेडल। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंडियन पीस कीपर्स जिन्होंने अपनी जो है वो जान गंवाई थी, वो उन्होंने उनको यूएन फ्लैग के अंडर लास्ट ईयर, और उनको जो है पोस्ट ह्यूमसली डैग हैमर्स होल्ड मेडल दिया जा रहा है यूएन द्वारा। हाईएस्ट ऑनर है जो यूएन पीस कीपर्स को दिया जाता है। 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज अ पोस्ट ह्यूमस अवार्ड, जो मेंबर्स ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस को दिया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ दी हो ड्यूरिंग सर्विस। अवार्ड किया जाता है किसी भी मेंबर स्टेट को जिसने एक से ज़्यादा अपने पीस कीपर्स जो है वो जो है लूज़ किए हों, और यूएन हेडक्वार्टर्स पर इसकी सेरेमनी में भी प्राइज़ दिया जाता है। और ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल जो थे यूएन के, उनके नाम पर रखा गया है प्राइज़। कुछ और भी अवार्ड्स हैं। कैप्टन बाय डायने मेडल फॉर एक्सेप्शनल करेज, ऐसे ही यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड भी है। अब इंडिया और यूएन पीस कीपिंग हम देखें तो 1950 से इंडिया ने लगभग अभी तक 2,90,000 पीस कीपर्स भेजे हैं 50 मिशंस में यूएन के वर्ल्ड वाइड। और अभी भी 5,000 इंडियन ट्रूप्स जो है वो 9 ऑफ द 11 एक्टिव मिशंस में सर्व कर रहे हैं यूएन के। बियॉन्ड डिप्लॉयमेंट्स इंडिया जो है वो एक्टिवली स्ट्रेंथन भी कर रहा है यूएन के मिशंस थ्रू ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 7 समिट्स चैलेंज। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद के एक टीनेजर हैं विश्वनाथन कार्तिकेय, वो यंगेस्ट इंडियन और सेकंड यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बने हैं जिन्होंने लेजेंडरी 7 समिट्स चैलेंज कंप्लीट किया है। 7 समिट्स का बेसिकली का मतलब क्या है, सिंपल कि सबसे पहले इसको रिचर्ड बास ने 1985 में कंप्लीट किया था। मतलब इसमें हाईएस्ट पॉइंट जो है हर 7 कॉन्टिनेंट्स के, उसको क्लाइम करना जो है वो 7 समिट्स चैलेंज है। जैसे किलिमंजारो अफ्रीका में, एल्ब्रस यूरोप में, अकोंकागुआ साउथ अमेरिका में, डेनाली नॉर्थ अमेरिका में, कॉस्क्यूज़ो को मतलब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, या फिर पंकक जाया ओशियानिया में, तो माउंट विसन अंटार्कटिका में, माउंट एवरेस्ट एशिया में। तो 7 समिट चैलेंज भी में भी 2 ऑप्शंस हैं। बास लिस्ट, मतलब बास लिस्ट जब होती है तो मतलब आप जो ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पीक है उसको कवर करते हो। अगर आपने मैसनर लिस्ट कंप्लीट करनी होती है तो आप जो ओशियानिया की हाईएस्ट पीक है जो मतलब इंडोनेशिया में पड़ती है, पंकक जाया, उसे कंप्लीट करते हो। जब मोस्टली जो है लेकिन वो लोग बास लिस्ट को ही कंप्लीट करते हैं, और कुछ लोग जो है वो मैसनर लिस्ट को कंप्लीट भी करते हैं। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India's sodium-ion battery. This topic is important for your science and tech section. A research team at the Bengaluru-based Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research has developed a super-fast charging sodium-ion battery, which can charge up to 80% in just 6 minutes. So while global concerns are mounting over the limited availability and rising cost of lithium, India is still taking bold strides towards developing a sodium ion battery. So, these efforts are part of the broader strategy to reduce reliance on lithium ion batteries, which is an area where China currently commands a dominant position. Recent innovations have also suggested that India is propelling sodium ion technology into the spotlight as a feasible and scalable alternative. So, what are sodium ion batteries? These type of batteries basically generate electricity through a chemical reaction. They are made up of an anode, cathode, separator, and electrolyte. In the sodium ion battery, lithium ions are replaced with sodium ions in the battery's cathode, and lithium salts are swapped for sodium salts in the electrolyte. When the battery is charged, sodium atoms in the cathode release electrons to this external circuit and they become ions. Then, after becoming ions, they migrate through the electrolyte toward the anode, where they combine with electrons from the external circuit while reacting with the layered anode material. So, this process is reversed during the discharge process. What are the benefits of sodium ion batteries? Of course, sodium is widely available. Um, and sodium batteries also ensure high standards of safety because cells based on the chemical elements are neither flammable nor susceptible to explosions or short circuits. These raw materials are readily available in nature and they can be extracted at low costs also with the low energy use. They are also low temperature resistant. Lithium-ion batteries have long been the backbone of energy storage in electric vehicles. However, lithium's global supply chain is heavily concentrated and geopolitically sensitive. Given China's dominance, India's pivot to sodium-ion chemistry reflects both a strategic and technological imperative. Sodium, on the other hand, is more abundant and widely distributed. These characteristics make sodium a viable alternative to lithium also.
Okay, so unlike conventional sodium ion batteries, which suffer from slow charge rates and shorter life cycles, this innovation of by Indian scientists enables sodium ion batteries to charge up to 80% in just 6 minutes and support over 3,000 charge cycles. So what they have done is they have made certain critical modifications to the battery's anode material. For example, by reducing the particle size to the nanoscale, by encasing the particles in a thin carbon layer, and also incorporating small amounts of aluminum to enhance conductivity and ion mobility. So these improvements have not only accelerated the process of charging, but also reduced the degradation risks. So, what are the advantages and limitations of sodium ion batteries? Of course, as we saw earlier, sodium is far more available than lithium. The sodium ion batteries also use aluminum instead of copper, so therefore it reduces production costs. They can be transported at 0 volt, lowering fire hazards also. They can operate at wider range of temperatures. There are certain limitations also. They offer less energy storage per unit weight compared to lithium ion batteries. They cannot be molded into various shapes like prismatic or cylindrical forms. While improving, they still lag behind the 8,000 plus cycles of lithium ion batteries. Because they have limited commercial presence, therefore, it results in higher production costs at present. Despite current limitations, sodium ion batteries hold immense promise for a wide range of applications from electric two wheelers and drones to solar powered rural electrification systems. Their lower cost and safer handling characteristics also make them particularly suitable for mass deployment in developing regions. This technology has also undergone validation using high end electrochemical tests and quantum simulations. So, the next topic is National Academy of Medical Sciences. This topic is important for your uh, This topic is important for your social issues. One of the critical gaps in cancer care in India is the lack of adequate diagnostic services. This has been found by the latest report by the Academy of Medical Sciences. So, this National Academy of Medical Sciences is a unique institution functioning as an apex body with the objective to foster and utilize academic excellence as its resource to meet medical and social goals. So it was registered as the Indian Academy of Medical Sciences under the Societies Registration Act. This academy has been recognized by the Government of India as a nodal agency for continuing education for medical and allied health professionals. It also advises the Government of India in matters of national health policy and planning. Okay, so this body also bestows prestigious fellowships and awards upon eminent biomedical scientists. So what does this report say? So this report is saying that India is recording nearly 2 lakh new cancer cases each year. 60% of the global population resides in Asia, which accounts for 50% of cancer cases and 58% of cancer related deaths. India ranks third in accounting for cancer cases, following China and US. The projected cancer burden in India is estimated to reach 2.08 million by 2040. In India, the breast cancer is the most common malignancy among women. The proportion of patients diagnosed with breast cancer at a younger age is notably higher in India when compared with high income countries. More than 60% of the patients in India present at stage 3 or 4, while around 60% of the patients in the US are diagnosed at stage 1. It also adds that more than 50% of the patients in India experience a delay of over 3 months before seeking medical care. In India, the survival rate for patients with breast cancer is lower compared to the Western countries because of many factors like later stage presentation, delayed initiation of definitive management, or inadequate and fragmented treatment as well. Okay, so the next topic is dark patterns. This topic is important for your economy section. So, Union Ministry for Consumer Affairs has instructed all e-commerce companies to conduct self-audits to analyze and eliminate dark patterns to comply with consumer protection regulations. What are dark patterns? It refers to any user interface which has been deliberately crafted to mislead or manipulate users into taking certain actions which they might have not taken otherwise. So basically, they exploit cognitive biases and psychological principles to influence user behavior. So it can be seen from in a wide range of sectors like retail to travel, health to social media. For example, when you add a product to your e-commerce cart, they automatically sometimes
Add a membership fee for a service or a subscription which you have not otherwise manually added to the cart, and only after checkout you see that there is some hidden cost which is there at the time of checkout. So currently in India, there is no dedicated law which explicitly outlaws this practice. The Consumer Protection Act of 2019 only calls it an unfair trade practice, but its enforcement depends on proving that a pattern is deceptive, intentional, and it has caused harm. Okay. So the next topic is modified interest subvention scheme. This topic is important for your economy section. So recently the Union Cabinet has approved the continuation of interest subvention component under the modified interest subvention scheme for the financial year 2025-26. So it's a central sector scheme. It is aimed to ensure the availability of short-term credit to farmers at an affordable interest rate through Kisan Credit Card. Farmers received short-term loans of up to 3 lakh rupees through Kisan Credit Cards at a subsidized interest rate of 7% with 1.5% interest subvention provided to eligible lending institutions. Additionally, farmers repaying loans promptly are eligible for an incentive of up to 3% as prompt repayment incentive, effectively reducing their interest rate on KCC loans to 4%. So, for loans taken exclusively for animal husbandry or fisheries, the interest benefit is applicable up to 2 lakh rupees. No changes have been proposed in the structure or other components of the scheme. The scheme is being implemented and monitored by the RBI and NABARD. Of course, the scheme is being implemented through public sector banks, regional rural banks, cooperative banks, and private banks, which are operating in rural and semi urban areas. So the next topic is Dag Hammarskjöld Medal. This topic is important for international relations. So two Indian peacekeepers who lost their lives while serving under the UN flag last year will be honored posthumously the Dag Hammarskjöld Medal by the UN. So it is the highest honor awarded to UN peacekeepers. It was established in 1997 as a posthumous award given to members of peacekeeping operations who lost their lives during service. Each year, on Peacekeepers Day, this medal is awarded to any member state which has lost one or more military or police peacekeepers at a ceremony at UN headquarters. It has been named after the second Secretary General of the UN. Okay, so there are some other awards also like Captain Mai Daine Medal for Exceptional Courage, then UN Military Gender Advocate of the Year Award. Since 1950s, India has sent over 290,000 peacekeepers to more than 50 missions worldwide. Today, over 5,000 Indian troops are serving in 9 of the 11 active missions. Beyond deployments, India also actively strengthens UN missions through training, capacity building, and technological support. So the next topic is Seven Summits Challenge. This topic is important for your environment section. So Hyderabad teenager Vishwanath Karthike has become the youngest Indian and the second youngest person in the world to complete the legendary Seven Summits Challenge. The Seven Summits Challenge is a challenge first proposed and then completed by Richard Bass in 1985. It consists of climbing to the highest point on each of the seven continents, including Kilimanjaro in Africa, Elbrus in Europe, Aconcagua in South America, Denali in North America, Zuko in Australia, or Pankak Jaya in Oceania, that is basically in Indonesia, Mount Vinson in Antarctica, and Mount Everest in Asia. So there are two types of Seven Summits Challenge. First is the Bass list or the Messner list. In the Bass list, you climb the highest peak of Australia, that is Kosciuszko. While in the if you are completing the Messner list, then you will climb to the highest peak of Oceania, that is Pankak Jaya in Indonesia. Most people have attempt the Bass list, while some also complete the Messner list. Okay, so these were our topics for today. We have also shared the weekly current affairs compilation in our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.